अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अपने इस चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर में आपको वेलकम कहती हूँ। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि टेक्स्ट क्या होता है, डिस्कोर्स किस बला का नाम है और इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है, यानी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट एंड डिस्कोर्स। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इज रिटन लिटरेचर अ टेक्स्ट और डिस्कोर्स और बोथ। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज टेक्स्ट। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि टेक्स्ट क्या होता है। टेक्स्ट इज अ पीस ऑफ रिटन मटेरियल दैट कन्वे एनी इंफॉर्मेशन, यानी रिटन फॉर्म के अंदर जब हम सेंटेंसेस को लिखते हैं जिसके जरिए से कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है या फिर अपनी जो थॉट्स हैं उन्हें एक्सप्रेस किया जाता है, तो उसे हम टेक्स्ट कहते हैं। जिस तरह से हम न्यूज़पेपर के अंदर देखते हैं कि कोई हेडलाइंस होती हैं या कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, राइट। इसी तरह हम स्ट्रीट साइंस को देखते हैं जिसके अंदर हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने के लिए लिखे जाते हैं या दिए जाते हैं। इसी तरह अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो वो भी टेक्स्ट की ही फॉर्म है। तो कोई भी ऐसा रिटन मटेरियल जिसके अंदर सेंटेंस लिखे जाएंगे और वो हमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होंगे, दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट। कोर्स की बात की जाए तो डिस्कोर्स के अंदर भी हम आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं, लेकिन ये रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, स्पोकन फॉर्म में भी, ऑडियो भी हो सकता है और विजुअल भी हो सकते हैं, जिनके जरिए से हम अपनी थॉट को एक्सप्रेस कर सकते हैं या किसी इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। लाइक जिस तरह से हम डायलॉग्स के अंदर देखते हैं, इसी तरह हमारी जो सोसाइटी के अंदर कन्वर्सेशन होती है उसे हम देख सकते हैं। ये सारी चीजें हमारी डिस्कोर्स के अंदर होती हैं। तो हम इसकी डिफिनेशन कुछ इस तरह से कर सकते हैं। तो discourse analysis is the study of spoken or written language in use, focusing on how language is used to convey meaning within social context. It examines the structure, context, and function of language in communication, considering elements such as text coherence, speech acts, conversation implicators, and discourse markers. Discourse analysis often involve examining patterns of language use, power dynamics, culture norms, and how these factors influence communication and interpretation in various contexts, such as conversation, interview, media text, and political discourse. और अब अगर मैं इस क्वेश्चन को देखती हूँ, रिटन लिटरेचर टेक्स्ट है या डिस्कोर्स है, तो इसे मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए से बताना चाहूँगी। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये एक स्टोरी है जो कि टेक्स्ट की फॉर्म में है, जिसमें मोरल लेसन दिया गया है, द ग्रेप्स आर सोवर, ठीक है। और जब मैं स्टोरी को पढ़ती हूँ, इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखती हूँ, इसके आइडिया को देखती हूँ, तो ये जो सा है एज अ टेक्स्ट मैं इसे रीड कर रही हूँ। अब लेट्स सपोज इसी टेक्स्ट को मैं जब एज अ डिस्कोर्स एनालाइज करूंगी, तो ऐसी सूरत में मैं कह सकती हूँ कि जो फोक्स है वो हमारी सोसाइटी के कुछ उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि कामयाबी हासिल करना चाहते हैं या कि किसी मकसद में कामयाब होना चाहते हैं, और वो इसके लिए बहुत ज्यादा कोशिश भी करते हैं, लेकिन अगर वो कामयाब नहीं हो पाते, उस मकसद को हासिल नहीं कर पाते, तो एंड में वो क्या कहते हैं, एंड में वो उस मकसद को ही बेकार कहना शुरू कर देते हैं या फिर उस कामयाबी को ही वो बेकार समझने लगते हैं। वो इस बात को एडमिट नहीं कर पाते कि कामयाबी वो हासिल नहीं कर सके या उन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत नहीं की कि वो इस कामयाबी तक पहुंच सके। ठीक उल्टा वो क्या कहेंगे कि जो कामयाबी है वो अच्छा हुआ कि हासिल नहीं हो सकती, अगर हम इसे हासिल कर सकते तो हमारे साथ ये बुरा हो सकता था, यानी या फिर वो इस मकसद के बारे में यूं कहने लगे कि इस मकसद को हासिल करने का कोई फायदा नहीं है, तो हम इसके लिए कोशिश भी ना करें। तो जब इस टेक्स्ट को मैंने सोशल कॉन्टेक्स्ट के साथ यानी सोसाइटी के लोगों के साथ इसे कनेक्ट कर दिया, तो ये डिस्कोर्स बन गया। और इसी तरह अगर हम किसी और लिटरेरी पीस को ले लेते हैं, लेट्स सपोज हम किसी नॉवल को ले लेते हैं, थिंग फॉल ऑफ अपार्ट, इस चीज़ को हम ले लेते हैं, तो जब हम इसे सिंपली रीड करेंगे और इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर पे बात करेंगे और जो आइडिया यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है उसके बारे में बात करेंगे, तो ये हमारा जो सा टेक्स्ट होगा, ठीक है। और अगर हम इसी टेक्स्ट को एज अ डिस्कोर्स एनालाइज करेंगे तो हम इसमें हम राइटर की बायोग्राफी भी पढ़ेंगे और मे बी हम जो से राइटर के पर्सपेक्टिव के लिहाज से भी हम उसको देखेंगे और फिर हम सोसाइटी के लिहाज से भी इसे एनालाइज करेंगे, प्रेजेंट जो सोसाइटी है उसके लिहाज से भी हम उसे एनालाइज कर सकते हैं। इसके अलावा जब ये नॉवल लिखा गया था उस वक्त वहाँ की सोसाइटी का क्या कल्चर था, क्या रस्मो रिवाज थे, उसके मुताबिक भी उसे एनालाइज करेंगे। इसके अलावा हम इसे क्रिटिकल वे में भी एनालाइज कर सकते हैं और
इवन कि हम इसे अपनी मौजूदा जो सिचुएशन है, मौजूदा जो हमारी सूरत हाल है उसके साथ भी हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होंगी वो हम एज अ डिस्कोर्स उसे एनालाइज कर रहे होंगे। ऐसी सूरत में हम इसे इस टेक्स्ट को जब हम इस तरह से एनालाइज करेंगे तो हम कह सकते हैं कि हम इसे डिस्कोर्स के तौर पे एनालाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम टेक्स्ट और डिस्कोर्स के दरमियान सिमिलरिटीज की बात करें तो हम कह सकते हैं बोथ टेक्स्ट एंड डिस्कोर्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सेंटेंसेस व्हिच कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन। तो हम कह सकते हैं कि टेक्स्ट और डिस्कोर्स में हम लैंग्वेज को यूज करते हैं। ऑफ कोर्स जो लैंग्वेज है वो सेंटेंसेस से मिलके बनी होती है। टेक्स्ट के अंदर हमें रिटन फॉर्म में ये सेंटेंसेस देखने को मिलते हैं, जबकि डिस्कोर्स के अंदर सम टाइम रिटन फॉर्म में और सम टाइम जो उनसे स्पोकन फॉर्म में हमें सेंटेंसेस हम यूज कर रहे होते हैं। लेकिन इनका मकसद क्या होता है, इस लैंग्वेज का या इस सेंटेंसेस का मकसद क्या होता है कि वो किसी ना किसी तरह की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो दोनों टेक्स्ट और डिस्कोर्स हमें किसी ना किसी तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि टेक्स्ट और डिस्कोर्स के दरमियान जो सिमिलरिटीज होती हैं वो क्या होती है कि हम लैंग्वेज के जरिए से, इन सेंटेंसेस के जरिए से किसी ना किसी तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और अब अगर हम टेक्स्ट और डिस्कोर्स के दरमियान की डिफरेंस की बात करें तो सबसे पहला जो डिफरेंस हम देख सकते हैं कि टेक्स्ट हमेशा रिटन फॉर्म में होता है और ये हमें किसी ना किसी तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और ये नॉन इंटरेक्टिव होता है। और नॉन इंटरेक्टिव का मतलब ये है वन वे फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, यानी टेक्स्ट के ऊपर किसी तरह का इमीडिएट रिस्पॉन्स या फीडबैक ऑडियंस की तरफ से नहीं आता। जिस तरह से हम न्यूज़पेपर के अंदर देखते हैं कि न्यूज़पेपर के अंदर जो भी खबर आती है तो ऑडियंस होती है, जो रीडर्स होते हैं वो सिंपली इसे कंज्यूम कर रहे होते हैं इस इंफॉर्मेशन को, इस पे किसी तरह का फीडबैक नहीं देते। नेक्स्ट हम देखें तो अक्सर रास्ते पे हमें साइन बोर्ड नजर आते हैं जिसमें डिफरेंट तरह के रूल्स बताए जाते हैं जो कि हमें फॉलो करने होते हैं और ऑडियंस जो सी होती हैं, जो रीडर्स होते हैं, वो सिंपली इन जो बोर्ड्स पे इंफॉर्मेशन लिखी होती है उसे ऑब्जर्व करते हैं और उनको फॉलो कर रहे होते हैं। इस पे किसी तरह का रिस्पॉन्स देखने में नहीं आता और ना ही हमें यहाँ पे राइटर के बारे में पता होता है कि इन्हें किसने लिखा है। दूसरी तरफ अगर हम डिस्कोर्स की बात करें तो डिस्कोर्स स्पोकन फॉर्म में भी हो सकता है, रिटन में भी, ऑडियो और वीडियो फॉर्म में भी हो सकता है और इसका भी मकसद ये होता है कि किसी ना किसी तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। और ये कि हम देखते हैं डिस्कोर्स उनसे इंटरेक्टिव होता है। इंटरेक्टिव से मुराद ये है टू वे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और आइडियाज, यानी जिसपे हमें ऑडियंस की तरफ से फीडबैक या रिस्पॉन्स रिसीव होता है। जिस तरह से हम डायलॉग में देखते हैं कि डायलॉग के अंदर दो या दो से ज्यादा बंदे पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, फिर जो है वन बाय वन वो अपनी कन्वर्सेशन कंप्लीट करते हैं। एक बंदा अपनी राय का इजहार करता है और इसके रिस्पॉन्स में दूसरा बंदा अपने फीडबैक देता है। तो इसके अलावा हम देख सकते हैं जो क्लास में डिस्कशन होती है वो भी डिस्कोर्स ही कहलाती है क्योंकि इसके अंदर भी हमें फौरी रिस्पॉन्स देखने में आता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो डिस्कोर्स होता है वो इंटरेक्टिव इन नेचर होता है। और नेक्स्ट अगर हम की डिफरेंस की बात करें टेक्स्ट एंड डिस्कोर्स के दरमियान तो हम कह सकते हैं कि टेक्स्ट के लिए एजेंट का हमेशा ही मौजूद होना लाजमी नहीं होता। एजेंट के बगैर ही टेक्स्ट उनसे अपना मीनिंग कन्वे कर रहा होता है। जबकि डिस्कोर्स की बात करें तो इसके लिए एजेंट का मौजूद होना जरूरी होता है। तो एजेंट होता क्या है? लिंग्विस्टिक की फॉर्म में हम एजेंट उस शख्स को कहते हैं, उस चीज को कहते हैं या उस एंटिटी को कहते हैं जो कि किसी सेंटेंस के अंदर एक्शन परफॉर्म कर रही होती है। यानी इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि किसी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उसे हम एजेंट कहते हैं। ठीक, तो टेक्स्ट के लिए जरूरी नहीं है कि हमेशा एजेंट मौजूद हो। जिस तरह से हम अक्सर जो स्टेटमेंट पैसिव वॉइस में आती हैं उनमें हम देख सकते हैं कि सब्जेक्ट मौजूद ना भी हो तो तब भी हमारा सेंटेंस है वो प्रॉपर तरीके से मीनिंग कन्वे करता है। जिस तरह से है द ब्रिज वॉज रिपेयर आफ्टर स्टॉर्म। और चूंकि यहाँ पे हमारा जो फोकस होता है वो रिजल्ट पे हो रहा होता है या एक्शन पे हमारा फोकस होता है और इसीलिए एजेंट के मौजूद ना होने से ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन सेंटेंस हमें अपना मीनिंग कन्वे कर रहा होता है। और इसी तरह एग्जांपल लेते हैं, अ डिसीजन विल बी अनाउंस्ड टुमारो। यहाँ पे भी हमारा जो फोकस है वो एक्शन के ऊपर है जो कि लिया जाना है। तो अगर एजेंट यहाँ पे मौजूद ना भी हो तब भी ये अपना प्रॉपर तरीके से मीनिंग कन्वे कर रहा है।
और अगर हम इन्हीं दो सेंटेंसेस को डिस्कोर्स के अंदर एनालाइज करते हैं तो हम कह सकते हैं कि डिस्कोर्स क्योंकि यूज ऑफ लैंग्वेज होता है और वो भी सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ठीक है, एक सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर लैंग्वेज का यूज किया जाना होता है, तो इसके लिए जरूरी है कि एजेंट मौजूद हो, वरना जो सेंटेंस है अपना मीनिंग पूरे तरीके से कन्वे नहीं करेगा। और दूसरा ये कि ये टू वे कम्युनिकेशन होती है, तो इसके अंदर अगर हमारा एजेंट मौजूद नहीं होगा तो सेंटेंस जो है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द ब्रिज वॉज रिपेयर्ड, ठीक है, ये सेंटेंस बोला जाए तो सेकंड पर्सन में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हु रिपेयर्ड इट, क्योंकि इसके अंदर हमें रिस्पॉन्स भी आ रहा होता है, ये इंटरेक्टिव स्पीच होती है, तो इसके अंदर हमें रिस्पॉन्स भी मिल रहा होता है, तो मे बी जो सेकंड पर्सन है वो हमसे ये सवाल कर सकता है कि किसने वो ब्रिज रिपेयर करवाया। और इसी तरह अगर ये सेंटेंस बोला जाए डिस्कशन विल बी मेड ऑन, तो मे बी जो सेकंड पर्सन है वो हमसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है हु इज गोइंग टू मेक द डिसीजन, यानी इसके अंदर हमें रिस्पॉन्स मिल सकता है और रिस्पॉन्स के तौर पर कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर टू वे कम्युनिकेशन है तो जो सेकंड पर्सन है वो सोशल कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और अगर ऐसी सूरत में एजेंट मौजूद नहीं होगा तो हमारा जो सेंटेंस है, जो ये कम्युनिकेशन है, वो प्रॉपर तरीके से अपना मीनिंग नहीं कन्वे कर पाएगी। तो इस वजह से डिस्कोर्स के अंदर जरूरी होता है कि एजेंट मौजूद हो, जबकि टेक्स्ट के अंदर अगर हमारा एजेंट मौजूद नहीं भी है तब भी वो अपना प्रॉपर तरीके से मीनिंग कन्वे करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम न्यूज़पेपर में कोई हेडलाइन देखते हैं कि ट्रेन हादसे में 50 लोग मारे गए, ठीक है, तो इसमें एजेंट मौजूद नहीं है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपर तरीके से कन्वे की जा रही है। और नेक्स्ट अगर हम टेक्स्ट के नेचर की बात करें तो टेक्स्ट हमेशा नॉन इंटरेक्टिव होता है, और जबकि जो डिस्कोर्स होता है वो इंटरेक्टिव होता है। नॉन इंटरेक्टिव से मुराद ये है कि इस पे फौरन से रिस्पॉन्स नहीं आता, फीडबैक नहीं आता ऑडियंस का, जबकि डिस्कोर्स के ऊपर हमें फौरन से रिस्पॉन्स आता है, और ये टू वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है, और इसे हम पहले भी डिस्क्राइब कर चुके हैं। और अब अगर हम ये देखें कि एक टेक्स्ट के अंदर किन किन पार्ट्स को एनालाइज किया जाता है, तो हम देख पाते हैं कि टेक्स्ट क्योंकि हमेशा रिटन फॉर्म के अंदर आता है तो हम इसके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को देखेंगे, और इसके अलावा हम देखेंगे कि जो सेंटेंसेस हैं वो आपस में लिंक किस तरह से कर रहे हैं, और इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि जो आइडिया डिस्क्राइब किया गया है उसको किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है ताकि वो प्रॉपर तरीके से अपना मीनिंग कन्वे कर पाए। जिस तरह से हम ऐसे राइटिंग के अंदर देखते हैं कि सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, जिस तरह से हम ऐसे राइटिंग के अंदर देखते हैं कि अगर हमें किसी टॉपिक के ऊपर लिखना हो तो हम सबसे पहले उसका इंट्रो देते हैं, और इंट्रो के बाद हम जो से हैं उसके पॉइंट्स को डिस्क्राइब करते हैं वन बाय वन, और एट द एंड हम कंक्लूजन देखते हैं। तो इस तरह से हम देख पाते हैं कि जो से है वो इन सारे पॉइंट्स के अंदर रब्त किस तरह से बना हुआ है। तो अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो हम देख पाते हैं कि प्रेस रिपोर्ट्स, स्ट्रीट साइंस, डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये हमारे टेक्स्ट के अंदर शामिल होते हैं, जबकि दूसरी तरफ डिस्कोर्स की बात करें तो डिस्कोर्स के अंदर डायलॉग्स, हमारी जो कन्वर्सेशन होती है, जो हमारा इंटरेक्शन होता है, और इवन के वो प्रोग्राम जो टीवी पे आते हैं जिसमें टॉक शो होती है, ये सारी जो चीज़ें हैं जिसके अंदर लैंग्वेज जो है सोशली यूज़ की जाती है उसे हम डिस्कोर्स कहते हैं।